अभिभावक थे रामविलास पासवान जी। इस देश में रामविलास पासवान जी से ज़्यादा विरोधी आरएसएस का कोई था क्या? कोई ऐसा दिन नहीं था जो सदन में वो नहीं चिल्लाते थे कि आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए या आतंकवादी घोषित करो। अब बताइए, जिस दल को, जिस संगठन को इतने बड़े नेता ने सदन में कहा कि बैन लगना चाहिए, आज उनका बेटा उनके साथ जो है अपनी राजनीतिक जीवन की भीख मांग रहा है। ये रामविलास जी की आत्मा को दर्द पहुंचता होगा। जिसके पिता ने आजीवन लड़ाई लड़ा आरएसएस के खिलाफ, उसका बेटा जो है आज भाजपाइयों के साथ जो है अपने राजनीतिक जीवन की भीख मांगता है। आप कह रहे हैं कि दलितों को लुभा रहा है, मैं कह रहा हूं तो मैं भी दलित हूं, जरा हमें लुभा के दिखा दे। डंडा चला सकते हैं आप, फंसा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई जो ईमान है हमारा नहीं खरीद सकता है कोई। 85,000 के लमसम शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के थ्रू हम लोगों ने जो दिया, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने और बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी ने, ये इन्हें नहीं दिखता है। हम युवाओं को, चाहे इन लोगों को जितनी ताकत लगानी हो लगा लेंगे, हम बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां दे के रहेंगे। इनके पास तो कुछ है नहीं। ये न किसान के बारे में सोचते हैं, न नौजवान के बारे में सोचते हैं। 8 ही महीना हुआ ना हमारा, तो आप कह रहे हैं वापस ले लीजिए। आप जो 15 साल से थे, उस समय आपने कभी नहीं कहा कि वापस ले लेना चाहिए। खाली गिट-पिट करना, गड़बड़ करना, समाज को लड़ाना, देश को बांटना, हिंदू मुसलमान करना। जब अपना सत्ता रहेगा कुछ नहीं दिखता है, न रोजगार दिखा, न गरीब दिखा, न किसान दिखा, कुछ नहीं दिखा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति में जुट चुकी है। एक तरफ बीजेपी जहां जनसंपर्क अभियान कर रही है, तो दूसरी तरफ 12 जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है। हमारे साथ हैं अभी बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री कुमार सर्वजीत। मंत्री जी, आप लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब बीजेपी यह सवाल पूछ रही है कि कहाँ है रोजगार, जो वादा आप लोगों ने किया था। अभी जो नौकरियां की, जो जैसे हमारा कृषि विभाग है, अभी हमने 9,000 लोगों को कहा कि हम नौकरियां दें। अभी रोज़गार छोड़ दीजिए, अभी नौकरियां की बात हो रही है। हमने कहा कि 9,000 हम जो है नौकरियां देंगे। अभी हमारा जो है यूनिवर्सिटी भागलपुर सबौर में हमने बहाली निकाला। अभी जो है एटीएम बीटीएम की बहाली हुई, किसान सलाहकार की बहाली हुई। फिर अभी जो है बीओ का हम बहाली कर रहे हैं, जो ब्लॉक में हमारा जो होता है अफसर, उसकी बहाली कर रहे हैं। उसकी भी अधिसूचना करीबन 800 के आसपास हम लोगों ने निकाल दिया है, पेपर में ऐड आ रहा है। तो ये लगता है कि उनको नहीं दिखता है। जो 1,85,000 के लमसम शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के थ्रू हम लोगों ने जो दिया, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने और बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी ने, ये इन्हें नहीं दिखता है। हमारा विज़न है, हम युवाओं को, चाहे इन लोगों को जितनी ताकत लगानी हो लगा लेंगे। हम बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां दे के रहेंगे। इनके पास तो कुछ है नहीं। ये न किसान के बारे में सोचते हैं, न नौजवान के बारे में सोचते हैं। अब मैंने देखा कि सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी वापस ले लेना चाहिए, इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। हम 8 महीने में आए, 8 ही महीना हुआ ना हमारा, तो आप कह रहे हैं वापस ले लीजिए। आप जो 15 साल से थे, उस समय आपने कभी नहीं कहा कि वापस ले लेना चाहिए। इनका काम ही है यही, खाली गिट-पिट करना, गड़बड़ करना, समाज को लड़ाना, देश को बांटना, हिंदू मुसलमान करना। आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजस्व का घाटा हो रहा है, गुजरात के तर्ज पर यहाँ भी परमिट के आधार पर शराब मिलनी चाहिए। भाई, हमको 8 महीना में सीख दे रहे हैं आप। 15 साल आप ही न थे। बिहार के माननीय मुखिया के साथ सबसे बगल में कौन बैठते थे? वही बैठते थे ना।
तो उस समय उनको गुजरात का मॉडल नहीं दिख रहा था। जब अपना सत्ता रहेगा कुछ नहीं दिखता है, ना रोजगार दिखा, ना गरीब दिखा, ना किसान दिखा, कुछ नहीं दिखा। इस बयान से तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने उस समय इस पर पहल नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री ने सदैव कहा कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इससे समाज को नुकसान होता है। ये तो कभी नहीं कहे कि हमको राजस्व की क्षति हो रही है, क्या करना चाहिए। तो सुशील मोदी जी कह रहे हैं ना कि हटा देना चाहिए। जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं उन्होंने सजेस्ट किया। और अगर कोई व्यक्ति समाज को सुधारने का प्रयास करता है तो क्या दिक्कत है। अच्छा, आपने रोजगार की बात कही सर। रोजगार के मुद्दों पर बीजेपी का यह दावा है कि आप लोग जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो नियुक्ति पत्र एनडीए सरकार में ही पास हो चुका था, अब सिर्फ खानापूर्ति के लिए बांटा जा रहा है। इनका आरोप को आज तक मैंने कभी कोई सार्थक नहीं माना। इनके सभी आरोप बकवास होते हैं। खाद के बारे में पूछिए तो वही, रोजगार के बारे में पूछिए तो वही, नौजवान के बारे में पूछिए तो वही। सदन चल रहा था, एक दिन ऐसा बता दीजिए, हम एक दिन का सिर्फ पूछ रहे हैं, 30 दिन में एक दिन का कोई सवाल विपक्ष के लोग बता दें जिन्होंने जनहित की बात रखी। ओलावृष्टि हो गया था, सदन चल रहा था, यह काम किसकी थी? विपक्षियों की थी कि सरकार को आईना दिखाओ कि ओलावृष्टि हुआ है, किसान को मुआवजा दीजिए। किसान को जिस दिन ओलावृष्टि हुआ, माने बिहार में जिस दिन किसान की बात करनी चाहिए थी, उस दिन वहाँ के नेता जो है वीडियो दिखा रहे थे सदन में कि बिहारियों को पता नहीं कौन सा प्रदेश में मारा गया, ये वीडियो चमका रहे थे। तो कौन करेगा किसान का बात? हमारे पार्टी के सचेतक महोदय जो है उन्होंने ध्यान आकर्षण लाया कि भाई किसान को जो है ओलावृष्टि हुआ है, मुआवजा दे दीजिए। अरे भाई, तो कुछ सरकार को बताइए ना, अच्छा सुझाव दीजिए ना। बिहार की राजनीति से जातिवाद को अलग नहीं कर सकते हैं और चुनाव आ रहा है और देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तमाम जो दलित पार्टियां हैं उसे एक पाले में करने के लिए तमाम पार्टियां एक हो रही है। क्या लग रहा है कि मतलब दलित समाज एकजुट हो पाएगा? देखिए सदैव, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद इस धरती पर अगर किसी ने दलितों को मतलब कि शक्ति दिया, वो दिया लालू यादव ने। और ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरे भाजपा के लोग, और जो मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं वो मेरे साथ गांव में चले, उनसे पूछूंगा मैं कि ब्लॉक जाने का रास्ता किसने बताया, थाना जाने का रास्ता किसने बताया। रामविलास जी जैसे चिराग पासवान की बात करते हैं, आप ज़रा एक चीज़ बताइए, चिराग जी आज जन्मे हैं, हमारे अभिभावक थे रामविलास पासवान जी। इस देश में रामविलास पासवान जी से ज़्यादा विरोधी आरएसएस का कोई था क्या? आप उनके राजनीति जीवन का, सदन का एक एक क्लिप निकालिए, कोई ऐसा दिन नहीं था जो सदन में वो नहीं चिल्लाते थे कि आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए या आतंकवादी घोषित करो। अब बताइए, जिस दल को, जिस संगठन को इतने बड़े नेता ने सदन में कहा कि बैन लगना चाहिए, आज उनका बेटा उनके साथ जो है अपनी राजनीतिक जीवन की भीख मांग रहा है। ये रामविलास जी की आत्मा को दर्द पहुंचता होगा। जिसके पिता ने आजीवन लड़ाई लड़ा आरएसएस के खिलाफ, उसका बेटा जो है आज भाजपाइयों के साथ जो है अपने राजनीतिक जीवन की भीख मांगता है और नीतीश जी को कहता है कि अच्छे नेता नहीं। नीतीश जी, एक बिहार का एक गांव बताओ, हर विरोधियों की गाड़ी 15 मिनट में किसी गांव में पहुंच जाती है। ये कनेक्टिविटी किसको दिए, किसने दिया? पुल, पुलिया, बिजली किसने दिया? नीतीश जी ने दिया। मैं सरकार में नहीं था तब भी बोलता था कि कनेक्टिविटी इन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि मैं देखा ब्रेकिंग न्यूज़ कि जम्मू कश्मीर में
गृह मंत्री ने फलाने फलाने धारा को समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? आतंकवाद पे रोक लगेगा। बिहार में नक्सलवाद का दौर देखा था ना आपने, कि नहीं देखा था? बिहार के लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? और वही नीतीश मॉडल बिहार से नक्सलवाद को समाप्त करने में उनके अधिकारियों की बंदूक से एक गोलियां नहीं चली। सीख लेनी चाहिए। आज मणिपुर जल रहा है, कल नागालैंड जल रहा था। ये बात करते हैं एकता की। इनके सामने कम से कम तो मणिपुर में हजारों लोग को मार दिए गए। ये कौन देखेगा? देश का मुखिया ही देखेगा ना। हमारा बिहार जो लोग बदनाम करते हैं, दिल्ली से जहाज़ से उतरते हैं, बोलते हैं कि बड़ा यहाँ जो है क्राइम है। तो नक्सलवाद आप जब यहाँ चल रहा था, कनेक्टिविटी, विकास, बिजली, रोजगार, तभी न नक्सलवाद समाप्त हुआ। नीतीश जी ने यहाँ कोई धारा चेंज किया क्या? अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने कहा कि रामविलास पासवान आरएसएस के विरोधी थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं, खड़े हैं। जीतन राम मांझी भी, उनकी जो देखी जा रही है स्थिति, कहीं ना कहीं अगर सीट कंफर्म ना हो तो वो एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं। उनका ऐसा इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है कि जो दलित समाज को लुभाने का काम बीजेपी कर रही है, आप उस दलित समाज को रोक पाएंगे महागठबंधन के लिए? हम भी तो दलित है ना, हम भी दलित है ना, हमको तो नहीं लुभा रहा है। इसीलिए आपसे पूछ रहे, आप रोक पाएंगे? इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि दलितों को लुभा रहा है, मैं कह रहा हूँ तो मैं भी दलित हूँ, जरा हमें लुभा के दिखा दे। डंडा चला सकते हैं आप, फंसा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई जो ईमान है हमारा नहीं खरीद सकता है कोई। और ये जो दलितों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इनका डेटा अभी पेश करेंगे। बामेती हमारा जो है किसानों की ट्रेनिंग करता है, किसानों को अच्छी उत्पादन की सीख बताता है, समूह बनाता है, कई तरह की ट्रेनिंग होती है। पिछले बार हमने 60 करोड़ रुपया मांगा कि ये किसानों का सवाल है, किसान के लिए कम से कम दे दो, स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे हो, किसान के लिए दे दो। 15 करोड़ रुपया भेजा। अब ये बताइए, पैसा तो मैं किसानों के लिए मांगा था। किसान होते कौन है? कोई पूंजीपति व्यक्ति तो किसान नहीं होता। किसानों से खेती अपना ज़मीन में कराता है वो। हम किसान के लिए अगर 60 करोड़ रुपया मांगे तो आप 15 करोड़ रुपया दिया। यानी बीजेपी दलित विरोधी है। दलित विरोधी और किसान विरोधी, आप समझ सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार 60-40 का रेशियो होता है ना हमारा किसी योजना में। केंद्र सरकार की जो योजना चलती है, अब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, उस समय बिहार सरकार को 10% देना पड़ता था। हमारे वाजपेयी जी आए तो वहाँ पे बिहार का शेयर 20% हो गया। और जब माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री आए तो 60-40 का रेशियो हो गया। अब जब बताइए कि कोई स्टेट, अगर वो गरीब स्टेट हो, अपने बुलबत्ते पे अगर स्टेट को बढ़ाना चाहते हो तो स्पेशल पैकेज दोगे कि 60-40 करोगे? हम बस इतना ही चाहते हैं कि अगर बिहार में भाजपा के साथी सच में अगर हितैषी हैं बिहारियों का, तो माननीय प्रधानमंत्री से बात करके केंद्र की योजनाओं को 90 और 10 करा दो। उतना ही में हम बिहार की तरक्की करा लेंगे। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री कुमार सर्वजीत, जिनसे बिहार की राजनीति के ऊपर चर्चा आज यहीं तक। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।